हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स इन वर्ल्ड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक का चैप्टर 9 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये वीडियो आपको क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज सीयूईटी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंट्रोडक्शन। तो मैं आप सबको एक क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर 1990s के दशक के दौरान का है। 1990s के दौरान हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में क्या क्या डायनामिक्स चेंज हुआ, क्या क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए, वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो जो हमारा चैप्टर है वो फोकस करेगा 5 मेजर डेवलपमेंट्स के ऊपर। 5 चीज़ें मेजर जो हुई वो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस इन इलेक्शंस पोस्ट 1989। 1989 के इलेक्शंस के बाद से कांग्रेस का जो था डोमिनेंस में डिक्लाइन देखा गया था। उसके बाद राइज ऑफ मंडल पॉलिटिक्स, मंडल पॉलिटिक्स का राइज हुआ था, रिजर्वेशन का इशू आया था ओबीसीज के लिए, और साथ ही साथ हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी अडॉप्ट किया था 1991 में। इन्फ्लुएंस ऑफ राम जन्मभूमि मूवमेंट, राम जन्मभूमि का क्या मूवमेंट चल रहा था, और एरा ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स और रीजनल पार्टीज और कोलिशन गवर्नमेंट कैसे बनी, वो सब हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। कंटेक्स्ट ऑफ द 1990s। 1990s के दौरान कौन कौन से 5 ऐसे मेजर डेवलपमेंट्स हुए थे उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला था डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। कांग्रेस ने 1989 के इलेक्शंस में सिर्फ 197 सीट्स जीते थे। वो 1989 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, उसमें उनको हार का सामना करना पड़ा और वो सिर्फ 197 सीट्स जीते थे। वहीं उन्होंने 1984 के इलेक्शंस में 415 सीटें जीती थी। बट अब कांग्रेस ने अपनी पोजीशन खो दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट से। हालांकि कांग्रेस ने अपनी इम्प्रूवमेंट करी और कांग्रेस वापस भी आई सत्ता में। 1991 के जो मिड इलेक्शंस हुए थे उस टाइम वो वापस भी आए, गवर्नमेंट बनाई उन्होंने। बट पॉलिटिकल साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि जो एरा था सिंगल पार्टी डोमिनेंस का वो खत्म हो चुका है। कांग्रेस सिस्टम का जो एरा चल रहा था, डोमिनेंस चल रहा था, वो एरा अब खत्म हो गया है और अब कोलिशन गवर्नमेंट का टाइम आ चुका है। कोलिशन गवर्नमेंट ने उसको रिप्लेस कर दिया है। सेकंड है राइज ऑफ मंडल पॉलिटिक्स। तो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट 1990 में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था मंडल कमीशंस में रिकमेंडेशंस, और वहां पर उन्होंने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसे हम ओबीसी भी कहते हैं, उनके लिए 27% सीट्स को हम रिजर्व रखें। अब इस मंडल कमीशन के सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग थे और इसको अपोज भी बहुत लोग कर रहे थे। इसकी वजह से वॉयलेंट ट्रिगर हुआ और एंटी मंडल प्रोटेस्ट होने लगा। अब हम देखते हैं थर्ड क्या था। थर्ड था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। 1991 में कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए। इंडियन इंडियन जो पॉलिटिक्स था, इंडियन जो इकोनॉमी था, वो इनिशिएट किया उसने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, जिसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहते हैं। पीवी नरसिम्हा राव के अंडर और मनमोहन सिंह के अंडर हमने अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें रेडिकली चेंज किया। उसमें हमने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाए, हम उसको इनिशिएट किया। और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसी चीज़ों को हमने इम्प्लीमेंट किया इंडिया के अंदर। हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, प्राइवेटाइज किया और ग्लोबलाइज मार्केट में अपनी इकोनॉमी को लेके आए। पहले हमारा जो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी थी वो नेहरूवियन सोशलिज्म थी, बट हमने रिफॉर्म्स की 1991 में अपनी इकोनॉमी के अंदर। अब हम देखते हैं फोर्थ क्या है, राम जन्मभूमि मूवमेंट। राम जन्मभूमि मूवमेंट के अंदर ये था कि बाबरी मस्जिद एक साइट थी अयोध्या के अंदर, वहां पे डिस्प्यूट चल रहा था। बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया 1992 में। उसकी वजह से कम्युनल टेंशन्स बढ़ गई थी और साथ में बीजेपी का राइज हुआ और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का भी राइज हुआ। और इस मोमेंट के दौरान हमारी सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी पे भी इफेक्ट हुआ था। अब हम देखते हैं फिफ्थ पॉइंट क्या था, लीडरशिप चेंज इन कांग्रेस। कांग्रेस में लीडरशिप चेंज हुआ। असैसिनेशन हो गया था राजीव गांधी का मई 1991 में। असैसिनेशन मतलब राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई थी मई 1991 में। राजीव गांधी दरअसल श्रीलंका गए थे, वहां पर उनकी हत्या श्रीलंकन तमिल ने कर दी थी। एलटीटी से उनका नाता जो था और उन्होंने श्रीलंकन तमिल जो था उसने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी, वहां पर उनको
मार दिया था। उसके बाद क्या हुआ, जब आपके प्रधानमंत्री की मृत्यु हो चुकी है तो उसके बाद हमें नया प्रधानमंत्री चुनना है, तो फिर उसके बाद वही मिड इलेक्शंस हुए थे 1991 में। उसमें कांग्रेस की भारी जीत हुई थी और वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज होके आई थी, और कांग्रेस पार्टी ने पीवी नरसिम्हा राव को हमारे देश का नया प्रधानमंत्री घोषित किया। एरा ऑफ कोलिशंस, जैसा कि हमने देखा था कि 1989 के जब इलेक्शंस हुए थे, उसमें कोई भी पार्टी जो थी, सिंगल पार्टी ऐसी कोई नहीं थी जिनके पास मेजॉरिटी ऑफ वोट्स थे। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जो सरकार बनाने में सक्षम हो अकेले। तो फिर क्या किया अपोजिशन ने, अपोजिशन की बहुत सारी पार्टी साथ में आई, उन्होंने एक अलायंस बनाया, उसका नाम रखा नेशनल फ्रंट। और इस अलायंस को सपोर्ट किया बीजेपी ने और लेफ्ट फ्रंट ने। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट की जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल ही अपोजिट है, बट तब भी उन्होंने इस नेशनल फ्रंट को सपोर्ट किया और नेशनल फ्रंट की सरकार बनी 1989 में। क्योंकि जो अपोजिशन था वो नहीं चाहता था कि कांग्रेस वापस सत्ता में आए, इसलिए नेशनल फ्रंट बना, सारा अपोजिशन एक साथ आ गया और उन्होंने सरकार बनाई नेशनल फ्रंट की। उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट की सरकार आई 1996 में। उसके बाद एनडीए की सरकार आई 1998 में। एनडीए की फुल फॉर्म क्या होती है, एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये एक बीजेपी का अलायंस था, बीजेपी लेड कोलिशन था, मतलब बीजेपी पार्टी और बाकी जो पार्टीज जो बीजेपी की आइडियोलॉजी से सिमिलर हैं वो पार्टी साथ में आई, और उन्होंने 1998 के जो लोकसभा इलेक्शंस हुए उसमें सरकार बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री बने। उसके बाद यूपीए, यूनाइटेड यूनाइटेड फ्रंट 2004 और 2009 में यूपीए की सरकार बनी। कांग्रेस लेड कोलिशन था ये, और हमारे मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री बने। अब जो ये सिलसिला था कोलिशन गवर्नमेंट का, ये मिली जुली सरकार का, ये 2014 में खत्म हुआ। 2014 में जब बीजेपी आई, बीजेपी ने 282 सीट्स जीती क्लियर मेजॉरिटी के साथ। उन्होंने अपने अलायंस, एनडीए के अलायंस के साथ गवर्नमेंट को फॉर्म किया। उसके बाद जब 2019 में इलेक्शंस हुए फिर से लोकसभा के, तब भी बीजेपी ने मेजॉरिटी हासिल करी और अपना जो अलायंस था एनडीए के साथ आकर सरकार बनाई। तो जो पॉलिटिक्स थी कोलिशन गवर्नमेंट का, इट लेड टू रीजनल पार्टीज प्लेइंग अ डिसिसिव रोल इन नेशनल गवर्नेंस। मतलब कि जो एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, इसमें कोई एक सिंगल पार्टी तो थी नहीं, किसी सिंगल पार्टी का डोमिनेंस नहीं था। इसलिए जो रीजनल पार्टीज थी, जो छोटी छोटी पार्टीज थी, उनका सपोर्ट भी चाहिए था बड़ी पार्टीज को। तो ये छोटी पार्टीज ने, जो ये रीजनल पार्टीज थी अलग अलग रीजन्स की, इन्होंने एक डिसिसिव रोल प्ले किया हमारी नेशनल गवर्नेंस में। ओके, तो ये एक चार्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट सिंस 1989 के बाद। 1989 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में किस किस की सरकार बनी, उसके ऊपर ये चार्ट है। कौन कौन हमारे प्रधानमंत्री बने उसके ऊपर ये चार्ट है। तो ब्रीफली हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 1989 के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें नेशनल फ्रंट की सरकार बनी थी और वीपी सिंह हमारे प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 1990 में इलेक्शंस हुए, नेशनल फ्रंट की सरकार बनी और चंद्रशेखर हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद 1991 में फिर से इलेक्शन हुआ, कांग्रेस की सपोर्टेड सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो हमारे प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 1996 में बीजेपी की माइनॉरिटी गवर्नमेंट आई और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो हमारे प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 1996 जून में फिर से इलेक्शंस हुए और उस टाइम यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी, एच डी देवेगौड़ा जो थे वो हमारे नए प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 1997 में यूनाइटेड फ्रंट की जो सरकार थी कांग्रेस के सपोर्ट में वो बनी और आई के गुजराल जो थे वो हमारे प्रधानमंत्री बने। उसके बाद मार्च 1998 से लेके अक्टूबर 1999 तक एनडीए की सरकार रही, और एनडीए जो था वो बीजेपी का अलायंस था और हमारे प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उसके बाद फिर से 2004 के इलेक्शंस हुए और 2014 के इलेक्शंस हुए, उसमें यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो किसका अलायंस था, कांग्रेस का अलायंस था, उसकी सरकार बनी और मनमोहन सिंह जी जो थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे 10 सालों तक, मतलब 2014 से लेके 2004 से लेके 2014 तक। उसके बाद प्रधानमंत्री हमारे बने नरेंद्र मोदी। बीजेपी लेड जो एनडीए का अलायंस था उस पार्टी के लीडर थे। एनडीए का फुल फॉर्म हमें पता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और हमने देखा था कि 2014 में बीजेपी ने मेजॉरिटी वोट्स हासिल किए और अपनी सरकार बनाई। उसके बाद 2019 के इलेक्शंस हुए, तब भी बीजेपी मेजॉरिटी में जीती और
उन्होंने सरकार बनाई एनडीए के साथ मिलके, और अभी 2024 के इलेक्शंस में भी बीजेपी जीती और एनडीए के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, और नरेंद्र मोदी अभी भी हमारे प्रधानमंत्री हैं। पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब मंडल कमीशन इम्प्लीमेंट हुआ था। मंडल कमीशन क्या था? मंडल कमीशन बात कर रहा था ओबीसीज के लिए सीट्स रिजर्व करने की सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। तो ओबीसीज है क्या, पहले हम वो जान लेते हैं। ओबीसीज की जो फुल फॉर्म है वो है अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये कम्युनिटी है अदर देन एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अलावा एक और कम्युनिटी है जिन्होंने सफ़र किया है एजुकेशन एंड सोशल बैकवर्डनेस। ओके, इनको बैकवर्ड कास्ट भी कहा जाता है। अब जो मंडल इशू था वो स्टार्ट हुआ था, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट का एक डिसीजन था, वो इम्प्लीमेंट हुआ। उसमें रिकमेंडेशंस हुई मंडल कमीशन के अंदर, और उसमें कहा गया कि जॉब्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो रिजर्व होनी चाहिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अब इस डिसीजन का वॉयलेंट प्रोटेस्ट हुआ, एंटी मंडल प्रोटेस्ट हुआ कंट्री के अंदर। बहुत लोगों ने इसको सपोर्ट किया और बहुत लोग इसके अपोज थे, ओबीसी की रिजर्वेशन के अपोज। अब इस दौरान बहुत सारी पार्टीज भी इमर्ज हुई जो ओबीसीज के एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए डिमांड कर रही थी। वो रेज कर रही थी क्वेश्चंस कि ओबीसीज भी पावर इंजॉय करें, ओबीसीज को भी पॉलिटिकल पावर में शेयर मिले। बहुत सारी पार्टीज ने क्लेम किया कि ओबीसीज जो है वो एक लार्ज सेगमेंट है इंडियन सोसाइटी का, इसलिए ओबीसीज का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में और पॉलिटिकल पावर के अंदर उनका शेयर होना चाहिए। इसलिए उन्होंने डिमांड करी कि 27% सीट्स शुड बी रिजर्व्ड इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर ओबीसीज, एंड एजुकेशन में भी उनके लिए सीट्स रिजर्व होनी चाहिए, ऐसी बात की गई। पॉलिटिकल फॉल आउट्स, तो बेसिकली इसके अंदर हम बात करेंगे कि 1980s के दौरान देयर वाज अ राइज ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दलित्स। दलित पॉलिटिक्स में राइज हो रहा था। 1978 में बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन बना। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन था ये ऑर्डिनरी ट्रेड यूनियन नहीं था, ये एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे था और ये फेवर कर रहा था पॉलिटिकल पावर टू द बहुजन्स। अब ये बहुजन कौन है? जो एससीज थे, एसटीज थे, ओबीसीज थे और माइनॉरिटीज थे, उनकी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की ये बात कर रहा था। साथ ही साथ दलित शोषित समाज संघर्ष समिति भी बनी, लेटर बहुजन समाज पार्टी भी बनी, बीएसपी जिसको हम कहते हैं। इट इमर्ज्ड अंडर लीडरशिप ऑफ कांशीराम, कांशीराम की लीडरशिप के अंडर ये बने। और जो ये बीएसपी थी ये बेसिकली जो सपोर्टर्स इसके थे वो दलित वोटर्स थे इन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। बट 1989 और 1991 के जो इलेक्शंस हुए उसमें इनको उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शंस थे और उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स थी उसमें इनको ब्रेक थ्रू मिला, मतलब वहाँ पे इनकी एंट्री हुई। और ये फर्स्ट टाइम था इंडिपेंडेंट इंडिया में कि कोई एक ऐसी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है जिसको मेनली सपोर्ट कर रहे हैं दलित वोटर्स, और उन्होंने पॉलिटिकल सक्सेस भी हासिल करी। साथ ही साथ कांशीराम की जो लीडरशिप थी उसके अंडर में इन्होंने प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स को अपनाया और इन्होंने बात करी एससीज, एसटीज, ओबीसीज और रिलीजियस माइनॉरिटीज के एम्पावरमेंट की इन्होंने बात करी। साथ ही साथ बीएसपी ने गेन किया उत्तर प्रदेश में और अदर स्टेट में अपना प्रोमिनेंस गेन किया, और उन्होंने फोकस किया दलित एम्पावरमेंट एंड सोशल इक्वालिटी पर। कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो आफ्टर इमरजेंसी भारतीय जनसंघ जो थी वो मर्ज हो गई थी जनता पार्टी के अंदर। उसके बाद जनता पार्टी का फॉल हो गया था, जनता पार्टी में ब्रेकअप हो गए थे। तो जो सपोर्टर्स थे जनसंघ के उन्होंने फॉर्म करी एक नई पार्टी और इसका नाम रखा भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, और ये फॉर्म हुई थी 1980 में। तो पहले तो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी थी स्टार्टिंग में वो थी गांधीयन सोशलिज्म को, गांधीयन सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे, बट इसकी वजह से उनको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई थी जो 1980 और 1984 के इलेक्शन थे उसमें। फिर बीजेपी ने हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को अडॉप्ट किया और उन्होंने स्ट्रैटेजी रखी कि वो मोबिलाइज करेंगे हिंदूज को, हिंदू वोटर को अट्रैक्ट करेंगे और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पे काम करेंगे। अब ये हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कहाँ से उनको मिली? तो इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय विनायक दामोदर सावरकर फिलोसफी। वीडी सावरकर जो थे उनकी फिलोसफी से इंस्पायर होके जो बीजेपी थी उन्होंने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को परस्यू किया। ओके, और जो बीजेपी थी इट वॉज इमर्ज्ड एज अ हिंदुत्व पार्टी।
अब हम देखते हैं शाह बानो केस। अब जो शाह बानो केस था 1985 का, उसमें एक 62 ईयर ओल्ड डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन थी। उन्होंने एक केस फाइल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसमें उन्होंने कहा था कि उनको मेंटेनेंस चाहिए फ्रॉम हर फॉर्मर हस्बैंड, उनको अपने फॉर्मर हस्बैंड से मेंटेनेंस चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी उनके फेवर में, बट कुछ ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम लीडर्स थे जिन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ऐसा बोला कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनके पर्सनल जो मुस्लिम लॉज हैं उसके अंदर इंटरफेयर कर रही है। अब जो सरकार थी उन्होंने कुछ मुस्लिम लीडर्स के बोलने पर, कुछ मुस्लिम लीडर्स की डिमांड पर, उनको उनकी डिमांड पर क्या किया, उन्होंने एक लॉ पास किया, और उस लॉ का नाम था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। ओके, मतलब इस लॉ में ये था कि हाँ, वुमेन को प्रोटेक्शन मिलेगा, मेंटेनेंस मिलेगा, बट कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। अब इसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो नलीफाइड हो गया था। और जो ये सरकार की जो ये एक्ट जो सरकार ने पास किया था, इसके खिलाफ जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस थी, बहुत सारी मुस्लिम ग्रुप्स की जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन थी, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स थे, और साथ में बीजेपी ने इस एक्शन को क्रिटिसाइज किया था। कांग्रेस गवर्नमेंट का जो ये एक्शन था उसको क्रिटिसाइज किया था। अयोध्या इशू। तो अयोध्या जो राम जन्मभूमि की जो साइट है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, राम का, श्री राम का, उस साइट की जो सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हम इस फैक्ट से लगा सकते हैं कि जो उसकी हिस्ट्री है वो 500 साल से भी पुरानी है। अब क्या हुआ था, 1528 में एक 3 डोम स्ट्रक्चर बना दिया गया था। 3 डोम स्ट्रक्चर बेसिकली मस्जिद बना दिया गया था श्री राम की बर्थ साइट पर, जहाँ पे श्री राम का बर्थ हुआ था वहां पर एक 3 डोम स्ट्रक्चर बना दिया गया था। अब हम कैसे जानते हैं कि वहां पर राम का जन्म हुआ था? क्योंकि वहां पर हिंदू सिंबल्स के प्रमाण मिले थे, वहां पर हिंदू प्रेयर्स के प्रमाण मिले थे, वहां पर इंटरनली और एक्सटर्नल प्रोपोर्शंस में हिंदू सिंबल्स और रेलिक्स के हमें प्रमाण देखने को मिले थे। बहुत सालों तक लीगल बैटल चला, प्रोसीडिंग्स हुई, कोर्ट की हियरिंग्स हुई, और फिर क्या हुआ, 1949 में कोर्ट ने एक प्रोसीडिंग दी, उसमें उन्होंने क्या बोला कि स्ट्रक्चर को सील कर दिया जाए, और 1949 में जो ये 3 डोम स्ट्रक्चर था इसको सील कर दिया गया। अब इसमें टर्न कब आया सिचुएशन के अंदर, जब फिर से 1986 में फैजाबाद कोर्ट ने एक रूलिंग दी और उसमें बोला गया कि ये 3 डोम स्ट्रक्चर को अनलॉक कर दिया जाए और हिंदू कम्युनिटी को अलाउ कर दिया जाए वहां पे वर्शिप करने के लिए। तो यहाँ से स्टोरी अब स्टार्ट हो रही है डिस्प्यूट्स की। डिस्प्यूट्स बढ़ते गए, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटी अपने अपने कंसर्न्स थे, उसके विवादित जो साइट है वहाँ की, जो राम जन्मभूमि की विवादित साइट है, और वहाँ पे दोनों ही कम्युनिटीज़ के अपने अपने कंसर्न्स थे। टेंशन्स बढ़ने लगी दोनों कम्युनिटीज़ के बीच, और ओनरशिप के राइट के लिए दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। ओनरशिप की वजह से बहुत डिस्प्यूट्स हुए, लड़ाई हुई, लीगल लड़ाई लड़ी गई, लीगली कोर्ट्स में हियरिंग्स हुई, प्रोसीडिंग्स हुई दोनों कम्युनिटीज के बीच। फिर क्या हुआ, 1992 में ये जो 3 डोम स्ट्रक्चर था इसको डिमोलिश कर दिया गया। कुछ लोगों ने इस स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर दिया 1992 में। ओके, फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स टू एमिकेबल एक्सेप्टेंस। अब हमने देखा कि बहुत सारे डेमोक्रेटिक और लीगल प्रोसीजर्स हुए, पॉपुलर मूवमेंट्स हुए, कोर्ट की हियरिंग्स हुई, और फाइनली एक वर्डिक्ट आया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से एक वर्डिक्ट आया 9 नवंबर 2019 में, और इस वर्डिक्ट में अयोध्या का जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया। अब देखते हैं इस वर्डिक्ट के अंदर क्या बोला गया था। वर्डिक्ट में बोला गया जो डिस्प्यूटेड साइट थी, मतलब जो राम जन्मभूमि की और वो 3 डोम स्ट्रक्चर वाली जो डिस्प्यूटेड साइट थी, वहां पर वो साइट किसको दे दी गई, वो साइट दे दी गई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दे दी गई वो साइट, और बोला गया वहां पर राम मंदिर बनेगा, राम टेम्पल बनेगा। और साथ में एससी ने, जो सुप्रीम कोर्ट थे, उन्होंने जो कंसर्न गवर्नमेंट थी उनको डायरेक्शन दिए कि जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उनको अप्रोप्रिएट साइट अलॉट की जाए ताकि वहां पर वो मॉस्क का कंस्ट्रक्शन कर पाए, मतलब वहां पर मस्जिद बना पाए। ओके, वर्डिक्ट में इतना ही था। और साथ में हमने देखा कि हमने ये जो इशू था वो भी हमने रिजॉल्व कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को बरकरार रखते हुए हमने ये इशू भी रिजॉल्व कर लिया।
ओके, और साथ में हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये डिसीजन था, लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया, वेलकम किया, और इसी बीच हमारा जो अयोध्या का डिस्प्यूट चल रहा था, अयोध्या में जो इशू था बहुत ही लंबा टाइम से जो चल रहा था, वो एट द एंड 2019 में जो कोर्ट की वर्डिक्ट आई उसमें सॉल्व हो चुका है। इमर्जेंस ऑफ कंसेंसस, तो जैसा कि हमने देखा था कि 1989 के पीरियड के बाद हमने देखा कि डिक्लाइन हो रहा था, कांग्रेस की जो डोमिनेंस थी उसमें डिक्लाइन हो रहा था और राइज हो रहा था बीजेपी में, बीजेपी की जो राइज हो रहा था और कांग्रेस का डिक्लाइन हो रहा था। अब हम देखते हैं लोकसभा इलेक्शन 2004 में क्या परिणाम आया था। लोकसभा इलेक्शन जो हुए थे 2004 में, उसमें कांग्रेस पार्टी ने भी अपना कोलिशन बनाया था और इस कोलिशन ने डिफीट कर दिया था एनडीए को। एनडीए जो है वो बीजेपी का कोलिशन था, एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और यूपीए जो था वो कांग्रेस का कोलिशन था। यूपीए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो था वो पावर में आया और इसको सपोर्ट किया लेफ्ट फ्रंट पार्टीज ने भी। अब हम देखते हैं ग्रोइंग कंसेंसस 1990 के दौरान, और उसके बाद कंसेंसस अपील हुए, और चार जो थे वो एलिमेंट्स हमने क्या क्या देखे। सबसे पहला था एग्रीमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो गई थी इंडिया में, एलपीजी की पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की। उसके बाद हम देखते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट। बैकवर्ड कास्ट ओबीसीज के जो राइट्स थे उनके बारे में हमने बात करी थी, दलित समाज के राइट्स के बारे में बात हुई थी, उसको हमने एक्सेप्ट किया था, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उन कास्ट को देने की बात हुई थी। अब हम देखते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज इन गवर्नमेंट्स ऑफ कंट्री। कंट्री की जो गवर्नेंस है उसके अंदर स्टेट लेवल पार्टीज का भी बड़ा योगदान है, इसको भी हमने एक्सेप्ट किया था। एम्फेसिस ऑन pragmatic consideration rather than ideological positions and political alliance without ideological agreement। अब pragmatic considerations की बात कर रहे थे कि हम practical solutions निकालेंगे rather than theoretical बातें, हम theoretical बातें नहीं करेंगे, हम practical considerations देंगे। ओके, ये बात चल रही थी। तो इस चैप्टर में हमने चार मेजर डेवलपमेंट्स देखी, उनको हमने डिटेल में पढ़ा, उसके बाद क्या क्या ग्रोइंग कंसेंसस थे वो सब हमने देखा। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।